परवर्ती पुराकाल। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। यहां तक कि 4वीं शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से भरी हुई थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। लेकिन राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लिशियन के समय में प्रारंभ हुए थे। सम्राट डायोक्लिशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक व आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग किया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की, जिससे ये सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभरकर सामने आए। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से भी कुछ परिवर्तन किए। उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उसने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। ये सॉलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक और महत्वपूर्ण कार्य था एक दूसरी राजधानी का निर्माण, जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। इसे हिंदी में कुस्तुनतुनिया भी कहा जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल को ही आज के इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले इसे बाइजेंटाइन कहा जाता था। यह नई राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। चूंकि नई राजधानी के लिए नई सेनेट की जरूरत थी, इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी हुई। पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इनमें तेल की मिलें, शीशे के कारखाने तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण हैं। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिससे ऐसे व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा व समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए और भोग विलास के साधनों में भी भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं और अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परवर्ती शताब्दियों के पेपायरस पौधे के पत्तों पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिलते हैं, जिनसे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहां मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संपदाएं भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थीं। उदाहरण के लिए 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रति वर्ष 25 लाख सॉलिडस से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। यह राशि लगभग 35,000 पाउंड सोने के बराबर थी। धर्म तथा संस्कृति। यूनान में रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन इटालियन देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म था। बहुदेववाद यानी पॉलीथेइज्म विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक वहां प्रचलित धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे और ईसाई जनधारणा की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। 4वीं शताब्दी में अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच की सीमाएं इतनी कठोर एवं गहरी नहीं थीं जितनी कि आगे चलकर हो गईं। ऐसा शक्तिशाली बिशपों की कोशिश के कारण हुआ, जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया था।
जनता में आम खुशहाली खास तौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहां आबादी 6ठी सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही। हालांकि वहां प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया था। इसके विपरीत पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूहों ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए, जिन्हें रोमोत्तर यानी पोस्ट रोमन राज्य कहा जा सकता है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। ससानी शासकों ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। बाइजेंटियम ने 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद उसे दक्षिण पूर्व की ओर से एक बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगा, जिसे वो सहन नहीं कर सका। अरब से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 तक, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए थे। लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य की जीतें, जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गईं, अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई। अरब से शुरू होकर ये जीतें सीरियाई रेगिस्तान तथा इराक की सरहदों तक पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम